आज हम बहुत ही इजी चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, मजे से करते हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहले बात करते राजे, व्हाट इज मनी। मनी क्या होता है? पैसा दो और तमाशा देखो वाली बात है, पैसा दो और कुछ भी खरीद लो। तो पहले हमारे देश में बार्टर सिस्टम रहता था। आज की बात करते हैं, आज मनी है ना। अगर आज आपने मान लो कोई मेड हायर करी, तनु कहता है, यानी मैंने कहा कोई नहीं यार, तू मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे पता है तू फ्रॉड तो है नहीं। बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में ये पॉइंट देखा गया। देखो मनी की फॉर्म में एक ही बात है, चाहे फ्यूचर पेमेंट बोलो या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट बोलो या डेफिड पेमेंट बोलो। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई की, मनी सप्लाई को किस तरीके से मेजर किया जाता है। हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे। सो मैं हूँ ताना मुंजाल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, बच्चों आज हम बहुत ही इजी चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। आज हम वापस से अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ आ गए हैं। आज मैं आप लोगों को मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी वाला पूरा चैप्टर करवाऊंगी और फिर नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी वो बैंकिंग वाली रह जाएगी। ठीक है, चलिए आइए। फटाफट से एक बार देख लीजिए, अगेन चैप्टर का नेम देख लीजिए, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी का चैप्टर करने वाले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और इस चैप्टर के अंदर मैं कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ फटाफट से देख लीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मनी क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम क्या है, फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, फंक्शंस ऑफ मनी की बात करेंगे, सप्लाई ऑफ मनी का पूरा टॉपिक करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका सप्लाई ऑफ मनी का टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए आइए, शुरू करें। इजी चैप्टर है, मजे से करते हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहले बात करते राजे, व्हाट इज मनी। मनी क्या होता है? मनी तो आपको पता ही होगा, मनी का मतलब क्या होता है? पैसा। व्हाट इज मनी? मनी मतलब पैसा, धन, जिसको यूज किया जाता है ना। जो अगर मैं बोलूं, इट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। मनी क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? लेन देन के टाइम पर जो है पैसे का काम आता है। देखो मेरे को कुछ भी खरीदना है ना, मुझे मान लो पेन खरीदना है, मान लो पेन 50 रुपए का पेन है ना, तो भैया मुझे पेन खरीदना है तो भाई मुझे पैसा देना पड़ेगा। मनी क्या है? इसको एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन। लेन देन मतलब कुछ भी लेना है, आपको कुछ भी खरीदना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो भाई पैसे से, तो भाई आपको पता है बिना पैसे की दुनिया नहीं चलती। अगर आपको इस दुनिया में रहना है, इस दुनिया में सर्वाइव करना है, तो यू नीड मनी, यू नीड पैसा। मनी क्या है? विच एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको बोल सकते हैं विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी लेन देन का क्या है? एक तरह से साधन है। मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, पैसा दो और तमाशा देखो वाली बात है, पैसा दो और कुछ भी खरीद लो। कुछ भी, मुझे चश्मा खरीदना है, मान लो लेट्स से ये चश्मा मेरा 2000 रुपए का चश्मा है, मैंने चश्मा खरीदा, मैंने क्या पैसा दिया? 2000 रुपए जो है मैंने दिए। एम आई क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर हुआ? एम आई क्लियर? तो ये है मनी। अब हमारे भारत में मनी क्या? हमारे भारत में रुपीज जो है वो क्या होती है? मनी होती है। इंडिया के अंदर रुपीज क्या है? मनी। वैसे ही यूएस में मनी क्या है? डॉलर, है ना। सीधी सी बात है, यूएस की बात करूं, है ना, यूएसए की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, तो वहां पे डॉलर क्या है? मनी है। तो हर देश की अलग करेंसी है। लाइक हमारे यहाँ रुपीज है, यूएसए में डॉलर चलता है, वो वाली बात है। अब बात करूं मैं, अगर बात करी जाए इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी हमारे भारत में, हमारे देश में मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी हमारे देश में पैसा कैसे आया, मनी कैसे आया। अगर पहले की बात करी जाए तो पहले हमारे देश में बार्टर सिस्टम रहता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, यानी कहने का मतलब है, लेट्स से मैंने किसी से चावल लिए तो गेहूं दे दिया, है ना, वही वाली बात है ना। मैंने किसी से मान लो 10 बोरी चावल लिए तो मैंने उसको 10 बोरी गेहूं दे दिए, है ना। व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, उसी को हम क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम, जो पुराने जमाने में होता था। पुराने जमाने में जब पैसा नहीं होता था तो बार्टर सिस्टम होता था, जब गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था फॉर दी गुड्स। ठीक है, उसके बाद हमारे देश में क्या है? गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स है ना, सोने के शर्फियां, चांदी के शर्फियां। ये राजा महाराजों वाले समय की बात है। उस समय क्या आता था? सोने के शर्फिया, है ना, चांदी के शर्फिया, यानी गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स का इंट्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद फिर हमारे देश में अलॉय मेटल प्लस पेपर मनी जो है हमारे देश में आई थी। अलॉय मेटल मतलब 1 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, वो वाला जमाना हमारे देश में है। 50 पैसे का सिक्का, वो वाली बात है। और पेपर मनी आपको पता है, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, वही वाली बात है।
₹500 का नोट, वो वाली बात है ना। तो पेपर मनी फिर हमारे देश में है। तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम आया, फिर गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स हमारे देश में है, फिर अलॉय मेटल और पेपर मनी हमारे देश में है। उसके बाद जो है हमारे देश में प्लास्टिक मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। प्लास्टिक मनी यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, यानी प्लास्टिक मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। और आज क्या है, ई मनी का जमाना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी। आज क्या करते हैं, आप घर पे बैठे बैठे जो है ना, एक जगह से दूसरी जगह जो है पैसे को ट्रांसफर कर देते हो। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, है ना, ये सारी चीजें आजकल तुम यूज करते हो, है ना। फटाफट से अपने घर पे बैठे बैठे ना अपने अकाउंट से किसी दूसरे को जो है क्या कर देते हो, मनी ट्रांसफर कर देते हो, है ना। आप लोगों को पता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मनी है आजकल। आजकल कोई जो है कैश लेके घूमता ही नहीं है। आजकल मोबाइल फोन जिनके पास है, मतलब उनके पास पैसा है ना। आजकल गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आप इन सब चीजों का क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। तो एक तरीके से हमारे देश में मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। पहले बार्टर सिस्टम, फिर गोल्ड सिल्वर कॉइन, फिर एलॉय मेटल, फिर पेपर मनी इकट्ठी आई, है ना। उसके बाद प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और लास्ट में क्या, ई मनी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मनी, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये सारी चीजें। अब वही से बहुत आसान है। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, है ना, सीधी सी बात है। लेट्स से मैंने किसी की बकरी ली और इसके बदले में 10 किलो चावल दे दिए। समझ पा रहे? व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, इसी को क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम, जो पुराने जमाने में होता था, है ना, जो पुराने जमाने में होता था। मैंने किसी से कोई सामान लिया, इसके बदले में मैंने अपना कोई सामान उसको दे दिया, है ना। व्हेन द इट इज अ सिस्टम व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, यानी जब एक गुड को एक्सचेंज किया जाता है किसी दूसरे गुड से, उसी को हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। और इसी को आज हम सीसी इकोनॉमी भी बोल देते हैं। सीसी इकोनॉमी की फुल फॉर्म अच्छे से पता होना चाहिए। सीसी इकोनॉमी का मतलब है कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी, यानी एक कमोडिटी को खरीदने के लिए आपको किसी दूसरी कमोडिटी से एक्सचेंज करना पड़ेगा। कमोडिटी का मतलब भी सामान होता है, कोई गुड ही होता है, तो कोई बात नहीं। एक कमोडिटी को खरीदने के लिए आपको किसी दूसरी कमोडिटी से एक्सचेंज करना पड़ता है, राइट। यानी एक कमोडिटी को खरीदने के लिए मुझे किसी दूसरी कमोडिटी से एक्सचेंज करना पड़ता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सीसी इकोनॉमी। सो सीसी इकोनॉमी इज इकोनॉमी इन विच कमोडिटी आर एक्सचेंज फॉर अ कमोडिटी, यानी कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता है फॉर द कमोडिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीसी इकोनॉमी। सो सीसी एक्सचेंज को एक तरह से हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। यानी कहने का मतलब यह है राजे, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को ही हम सीसी इकोनॉमी भी बोल देते हैं, यानी कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी, यानी ऐसी इकोनॉमी जहां पे एक कमोडिटी को खरीदने के लिए आपको किसी दूसरी कमोडिटी से क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है। मान लो मैंने उससे बकरी ली, तो उसके बदले में मैंने 10 किलो उसको चावल दिए, यानी एक कमोडिटी को खरीदने के लिए मुझे किसी दूसरी कमोडिटी से क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है। सेम है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज या सीसी इकोनॉमी, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बार्टर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जब गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है विद द गुड्स, यहां तक आपको पता है। अब हम इसकी कुछ कमियों की बात करेंगे कि जब पुराने जमाने में हमारे देश में बार्टर सिस्टम होता था, यानी जब पैसे नहीं थे हमारे देश में, जब मनी इनका इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ था हमारे देश में, जब मनी ही नहीं थी हमारे देश में, जब उस समय पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, जब बार्टर सिस्टम होता था हमारे देश में, यानी जब गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था फॉर द गुड्स, तो उस समय बार्टर सिस्टम जो होता था उसकी क्या कमियां होती थी, यानी क्या ड्रॉबैक्स होते थे। सो यहां पर हम बात करने वाले ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, यानी जो पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम रहता था, जो पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम रहता था, व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड, उसकी क्या कमियां रहती थी। तो सबसे पहली कमी रहती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है कि भाई दो इंसान की जरूरतें एक जैसी होना, वो कोइंसिडेंट ही होता था। जरूरी नहीं है कि हमेशा दो इंसान की जरूरतें एक जैसी हो, है ना। सो डबल का मतलब यहां पे है दो, है ना। बॉन्ड्स का मतलब है यहां पे जरूरत, है ना, जरूरत। कोइंसिडेंस मतलब कहते हैं ना, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, है ना, कि मतलब दो इंसानों की जरूरतें एक जैसी होना, वो एक कोइंसिडेंस ही होता था। जरूरी नहीं है कि दो इंसानों की जरूरतें एक जैसी हो। एग्जाम्पल से समझाते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स से मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये बात कर रही हूँ, मान लो मेरे पास एक घोड़ा है, मेरे पास क्या है, एक घोड़ा है, मेरे पास क्या है, एक हॉर्स है, एक क्या है, घोड़ा। मेरे पास ये मैं हूं, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक घोड़ा है, और मुझे क्या चाहिए, एक गाय चाहिए। मुझे क्या चाहिए, एक गाय चाहिए। मुझे क्या चाहिए, एक गाय चाहिए। ठीक है जी, सीधी सी बात है। तो मुझे एक ऐसा इंसान ढूंढना है, मुझे एक
ऐसा इंसान ढूंढना है जो मेरा घोड़ा ले ले और अपने उसके बदले में अपनी गाय दे दे। मुझे एक ऐसा पर्सन ढूंढना है जो मेरा घोड़ा ले ले और उसके बदले में मुझे अपनी क्या दे दे, गाय दे दे। और ऐसा इंसान ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि जो मेरा घोड़ा ले ले और उसके बदले में मुझे गाय दे दी, गाय दे दे। तो ऐसा इंसान ढूंढना कहते हैं ना कोइंसिडेंस। ये क्या पता मुझे एक ऐसा इंसान तो मिल जाए जिसके पास गाय तो है, वो गाय देने को तो तैयार है, पर क्या पता उसको मेरा घोड़ा ही नहीं चाहिए, उसको हाथी चाहिए, उसको शेर चाहिए, उसको चीता चाहिए, उसको कोई बैल चाहिए, कोई बकरी चाहिए, है ना, कोई भैंस चाहिए, कोई और जानवर चाहिए, अपने को क्या पता। तो वही बात कर रहे हैं कि दो इंसानों की जरूरतें होना, वो एक जैसी होना, वो एक कोइंसिडेंस ही होता है। जरूरी नहीं है कि दो इंसानों की जरूरतें एक जैसी हो। कहने का मतलब यह है कि लेट्स से मुझे क्या चाहिए, मुझे गाय चाहिए और इसके बदले में मैं क्या देने को तैयार हूं, अपना घोड़ा देने को तैयार हूं, है ना। तो ऐसा इंसान ढूंढना कि जो मुझे अपनी गाय दे दे और उसके बदले में मेरा घोड़ा ले ले, वो एक ऐसा इंसान ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या पता मुझे एक ऐसा इंसान तो मिल जाए जो अपनी गाय देने को तो तैयार हो, बट उसको मान लो घोड़ा ही नहीं चाहिए, उसको मान लो हाथी चाहिए, उसको बैल चाहिए, उसको शेर चाहिए, उसको चीता चाहिए, उसको भैंस चाहिए, उसको कोई और जानवर चाहिए। तो वही बात करें कि दो इंसानों की जरूरतें एक जैसी होना, वो क्या रहता है, वो एक कोइंसिडेंस ही रहता है। तो एक बार फटाफट से देख लीजिए, अगर पेपर में आ जाए तो किस तरीके से आप लोग लिखोगे। प्लीज ध्यान समझिए, पेपर में ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट 3 ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, वो बच्चों वाले क्वेश्चन अब चले गए। अब वो जमाना नहीं है कि बच्चों वाले टाइप के क्वेश्चन सीधा सीधा पूछे जाएगा। अब क्या आते हैं, अब घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। एक खाली पॉइंट दे देगा एक्सप्लेन करने को 3 नंबर के हिसाब से, या एक पूरी स्टेटमेंट लिख देगा। वो पूछेगा कि बताओ ये कौन सा ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम का, आइडेंटिफाई करो उसको। फिर आप पहले आइडेंटिफाई करोगे कि भाई ये तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की बात कर रहा है ना, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करोगे। तो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। तो अपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छे रखिए, अपने कंसेप्ट को एकदम से क्लियर रखिए राजे, क्योंकि कैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए तो आपके अगर कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप कर लोगे। अगर कंसेप्ट में क्लैरिटी ही नहीं है, तुम रट्टा मारोगे, रट्टे में ध्यान दोगे तो फिर नहीं होगा। रट्टा नहीं मारना, समझना है, ठीक है। तो वही है। तो डबल का मतलब होता है दो, बॉन्ड्स का मतलब जरूरतें, यानी दो इंसानों की जरूरतें एक जैसे होना, वो कोइंसिडेंस होता है। लेट्स से मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मेरा घोड़ा ले ले और उसके बदले में अपनी गाय दे दे। तो क्या पता मुझे एक ऐसा इंसान तो मिल जाए जो अपनी गाय देने को तो तैयार है, बट उसको मान लो घोड़ा ही नहीं चाहिए। तो दो इंसानों की जरूरतें एक जैसी होना क्या रहती है, वो कोइंसिडेंस है। तो देख लीजिए, सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन वांट्स योर गुड, जब एक ऐसा इंसान आपका गुड चाहता है और अपना गुड देने को तैयार है, एंड एट द सेम टाइम रेडी टू गिव हिज गुड दैट यू वांट टू बाय। कहने का मतलब है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है कि मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया है जो मेरा गुड लेने को तैयार है और अपना गुड देने को तैयार है ना, जो मैं चाहती हूं, है ना। लेट्स से अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, जो मेरा घोड़ा लेने को तैयार है और अपनी गाय देने को तैयार है, जो कि मुझे चाहिए थी गाय, है ना, एक ऐसा इंसान मिलना, वही कहते हैं डबल कोइंसिडेंस। होते कोइंसिडेंस ये कि मुझे एक ऐसा इंसान मिल जाएगा, राइट। बट इट इज ऑलवेज नॉट सिंपल टू फाइंड दैट पर्सन, बट इतना आसान नहीं है ऐसे इंसान को ढूंढना जो मेरा घोड़ा लेने को तैयार हो। मतलब एक ऐसे इंसान को ढूंढना जो अपनी गाय देने को तो तैयार हो और मेरा घोड़ा लेने को तैयार हो। क्या आप तो उसको मेरा घोड़ा ही नहीं चाहिए, उसको मान लो भैंस चाहिए, उसको बैल चाहिए, उसको शेर चाहिए, उसको हाथी चाहिए, कोई और जानवर चाहिए। एक ऐसा इंसान ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया वही आप एक्सप्लेन करना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करके लिख देना, सपोज आई वॉन्ट टू परचेज अ गाय, मुझे क्या चाहिए, काऊ चाहिए, गाय चाहिए, एंड फॉर दिस आई एम रेडी टू गिव अप माई हॉर्स, और इसके लिए मैं अपना घोड़ा देने को क्या हूं, तैयार हूं। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन, बट एक ऐसा इंसान ढूंढना हु इज रेडी टू बाय माई हॉर्स फॉर गिविंग हिज काऊ, यानी एक ऐसा इंसान ढूंढना जो अपने गाय देने के लिए मेरा घोड़ा को तैयार हो जाए, एक ऐसा इंसान ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो यही डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम है, बट मनी ने आज प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आज मुझे कुछ भी चाहिए, मुझे गाय चाहिए, तो आज पैसे की फॉर्म में उसका मैं मोल निकाल सकती हूँ कि इस गाय की कितनी वैल्यू, लाख रुपए लो भाई, लाख रुपए पकड़ो, मुझे गाय दे दो, है ना। इस मान लो मुझे हाथी चाहिए, तो मैंने बोला हाथी की क्या वैल्यू है ना, मैंने बोला हाथी की क्या वैल्यू, उसने बोला हाथी की वैल्यू 5 लाख है, मैंने कहा 5 लाख पकड़, मुझे हाथी दे दे।
सीधी सी बात है, आज मनी है, मनी की फॉर्म में मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, लेकिन पुराने जमाने में लेट्स से मुझे गाय चाहिए और मैं चाहती हूँ, मैं अपना घोड़ा देना चाहती हूँ, एक ऐसा इंसान ढूंढना कि जो मुझे अपनी गाय दे दे और मेरा घोड़ा ले ले, मेरा घोड़ा लेने को तैयार हो जाए, एक ऐसा इंसान ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम आती थी, यानी दो इंसानों की जरूरतें एक जैसी होना, ये प्रॉब्लम बहुत रहती थी, होती ही नहीं थी, मिलता ही नहीं था, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कह रहे हैं कि जो बार्टर सिस्टम का जो दूसरा ड्रॉबैक ये है कि लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। एग्जांपल समझाती हूँ, मान लो राजा ये गाड़ी है, ये क्या है, गाड़ी है। आज अगर मुझे बोला जाए इस गाड़ी की कितनी वैल्यू, आप बोल सकते हैं मैम इस गाड़ी की वैल्यू 5 लाख है, या इस गाड़ी की वैल्यू 10 लाख है, इस गाड़ी की वैल्यू 2 लाख है, इस गाड़ी की वैल्यू 4 लाख है, इस गाड़ी की वैल्यू 8 लाख है। यानी आज मनी की फॉर्म में आप किसी भी कॉमोडिटी को क्या कर सकते हो, वैल्यू कर सकते हो। इस गाड़ी की क्या वैल्यू है, 10 लाख है। ये चश्मे की क्या वैल्यू है, 2000 है। इस पेन की वैल्यू क्या है, 100 रुपए है ना। इस घड़ी की क्या वैल्यू है, जितनी भी है ना। आज मनी की फॉर्म में आप किसी भी कॉमोडिटी की वैल्यू जो है बहुत इजीली कर सकते हो। लेकिन पुराने जमाने में आप किसी भी कॉमोडिटी की वैल्यू किसमें करते थे, गुड्स में ही करते थे, कॉमोडिटी में ही करते थे। तो उस जमाने की बात करूं तो उस जमाने में गाड़ी की वैल्यू किसमें करी जाती थी, है ना, किसमें करते थे, बैल, हाथी, चीता, शेर, इन सब में जो है क्या करते थे, आप गाड़ी की वैल्यू करते थे। यानी इनकी वैल्यू आप किसी गुड्स में ही करते थे। तो इसकी वजह से आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाती थी कि इस गाड़ी की वैल्यू 5 हाथी है या 2 हाथी है, या इस गाड़ी की वैल्यू 10 घोड़े हैं या 5 घोड़े हैं, है ना। यानी आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो है नहीं पता चल पाती थी किसी भी कॉमोडिटी की, क्योंकि उस समय में आप किसी भी कॉमोडिटी की वैल्यू किसी कॉमोडिटी में ही करते थे, किसी भी गुड की वैल्यू किसी गुड में ही करते थे, है ना। और इस वजह से आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो है नहीं पता चल पाती थी, क्योंकि दोनों के अलग यूनिट्स है। तो लैक ऑफ कॉमन यूनिट का मतलब यूनिट्स ही अलग है। आज मनी की फॉर्म में आप किसी भी कॉमोडिटी को वैल्यू कर सकते हो, पेन की वैल्यू कर सकते हो, चश्मे की, इस घड़ी की, है ना, किसी भी चीज को। मेरी टी शर्ट की क्या वैल्यू है, मेरी जीन्स की क्या वैल्यू है, सामने कैमरे की क्या वैल्यू है, स्क्रीन की क्या वैल्यू है। मनी की फॉर्म में आज किसी भी चीज को वैल्यू किया जा सकता है। लेकिन पुराने समय में आप किसी भी कॉमोडिटी की वैल्यू किसमें करते थे, किसी गुड्स में करते थे, है। तो इस वजह से आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाती थी। लेट्स से मैंने इसकी वैल्यू घोड़े में की, तो कितने घोड़े, कितने घोड़े, 8 घोड़े, 10 घोड़े, 20 घोड़े, 50 घोड़े, 10 घोड़े, 5 घोड़े, 2 घोड़े, कितने घोड़े, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाती थी। तो भाई सो इन बार्टर सिस्टम देयर इज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि भाई आप किसी भी कॉमोडिटी की वैल्यू जो है किसी कॉमोडिटी में करते थे, और दोनों की अलग अलग यूनिट्स है ना, है ना। घोड़े हाथी को मैं क्या गाड़ी से कंपेयर कर रही हूं, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाता। तो देयर इज अ लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कोई कॉमन यूनिट नहीं रहती थी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है, इट मींस द वैल्यू ऑफ वन गुड, एक गुड की वैल्यू को हम किसमें मेजर करते थे, इन टर्म्स ऑफ अदर गुड्स। यानी एक गुड की वैल्यू में किसी दूसरे गुड्स में करती थी, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वन गुड विद द यूज ऑफ अनदर। और इसी की वजह से मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाती थी इस गुड की इन टर्म्स ऑफ अदर गुड्स। कहने का मतलब ये है राजे, देखो भाई आज मैं किसी भी चीज की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकती हूं मनी की फॉर्म में, लेकिन पुराने जमाने में आप किसी भी कॉमोडिटी की वैल्यू किसी कॉमोडिटी में ही निकालते थे, है ना। मैं इस गाड़ी की वैल्यू घोड़े, हाथी, चीता, बैल, इन सब में निकालती थी। तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू जो है इसकी नहीं पता चल पाती थी। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे क्या करी है, बात करी है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए क्या है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर कार। आज मैं बोलूं कि आपकी गाड़ी की क्या वैल्यू, बहुत इजीली बता सकते हो। दीज डेज यू कैन सिंपली रिप्लाई कि मेरी गाड़ी की वैल्यू 5 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, या जितनी भी वैल्यू है आप बहुत इजीली बता सकते हो। बट कैन यू गिव द सेम आंसर इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। क्या यही सेम आंसर आप पुराने जमाने में जब बार्टर सिस्टम होता था तब दे सकते थे, तो नहीं दे पाते थे। सर्टेनली नॉट, उस समय नहीं दे पाते थे। एज एन बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम के टाइम पर क्या होता था, वैल्यू ऑफ कार को हम किस में मेजर करते थे, गाय, भैंस, बफेलो, हॉर्सेस, घोड़े, हाथी, है ना, गाय, भैंस, है ना, इन सब चीजों में गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, चीता, इन सब चीजों में जो है मेजर किया जाता था बिकॉज ऑफ नो मनी, क्योंकि उस समय मनी नहीं होती थी और इसकी वजह से आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो है नहीं पता चल पाती थी। बट द इवोल्यूशन ऑफ मनी ने जो है आज इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। आज मनी है तो आप किसी भी कॉमोडिटी की वैल्यू इजिली निकाल सकते हो। आज मनी ने इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है बार्टर सिस्टम का जो ड्रॉबैक है, डिफिकल्टी ऑफ
फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, कहने का मतलब है बार्टर सिस्टम के टाइम पर क्या होता था, आपके लिए फ्यूचर पेमेंट्स करना बहुत ही ज्यादा क्या रहता था, मुश्किल रहता था। फ्यूचर पेमेंट मतलब जब फ्यूचर में पे करोगे, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता था। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट्स से आज की बात करते हैं, आज मनी है ना। अगर आज आपने मान लो कोई मेड हायर करी, आपने अपने घर में कोई सर्वेंट हायर किया काम करने के लिए, है ना, तो आप उसको मंथ एंड में पे करोगे, फ्यूचर में ही पे करो ना। 1 तारीख को वो आया तो आपको सैलरी कब दोगे, 30 तारीख को, 31 तारीख को, महीने का आखिरी तारीख को ही दोगे ना पैसा, है ना। फ्यूचर में ही पे करते हो। आज तो मतलब ऐसा तो नहीं है पहले दिन ही आप उसको तनख्वाह दे देते हो, पूरा महीना वो काम करता है तो जाके आप उसको तनख्वाह देते हो ना, सीधी सी बात है ना। तो फ्यूचर में पेमेंट, यानी आज की अगर मैं बात करूं, मनी की फॉर्म में फ्यूचर पेमेंट करना बहुत आसान है। लेट्स से आपने कोई मेड हायर करी है ना, आप आज मेड को इजिली पे कर पाते हो कि वो उसने जो भी काम किया, उसने जो भी आपको सर्विसेज दी, उसके सर्विसेज के अकॉर्डिंग आप उसको इजिली पे कर पाते हो कि उसको 5,000 रुपए पे करने हैं, 10,000 रुपए पे करने हैं, 2,000 रुपए पे करना है, 1,000 रुपए पे करना है, 500 रुपए पे करना है या 800 रुपए पे करना है। यानी मनी की फॉर्म में आप आज जो है बहुत इजिली जो है फ्यूचर पेमेंट्स या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट जो है कर सकते हो। लेकिन उस समय की अगर मैं बात करूं, जब बार्टर सिस्टम था, जब गुड्स की फॉर्म में पेमेंट करी जाती थी, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता था फ्यूचर पेमेंट करना। अगर उस समय की बात करूं, अगर मान लो किसी ने मेड हायर करी तो किस में वो पे करेगा, उसको पैसा तो था नहीं उस समय, तो किस में पे करता था, कितने किलो चावल दूं, कितने किलो आटा दूं, गेहूं दूं, या कितने किलो चीनी दूं, या एक चेयर दे दूं, एक टेबल दे दूं, क्या मतलब गुड्स में ही आप पे करते थे। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल पाते थे कि जो भी उसने काम किया है ना, उसको मैं किस में पे करूं, कितना पे करूं, मैं कितने किलो चावल दूं कि उसको सर्विसेज का पूरा रिवॉर्ड मिल जाए। आज तो बहुत इजीली है कि भाई उसने काम इतना किया, उसके हिसाब से मैंने उसको 5,000 रुपए महीने की तनख्वाह दे दी। उस समय बहुत दिक्कत होती थी कि भाई उसने जो भी काम किया उसके बदले में मैं कितने किलो चावल दूं कि उसकी सर्विसेज का उसको पूरा रिवॉर्ड मिल जाए। तो ये बहुत दिक्कत होती थी उस समय, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी फ्यूचर पेमेंट्स करने में कि भाई कितने किलो चावल दूं, कितने किलो आटा दूं, बहुत दिक्कत होती थी। फ्यूचर पेमेंट्स करना उस समय बहुत ज्यादा मुश्किल होता था इन टर्म्स ऑफ गुड। आज बहुत ज्यादा इजी है। फ्यूचर का मतलब है फ्यूचर में आप पे करो, आज रख रहे हो तो महीने के अंत में आप उसको पे करो। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट भी इसी को हम बोल देते हैं, है ना, इसी को आप डिफर्ड पेमेंट भी बोल देते हो, एक ही बात है, ठीक है। सो देख लीजिए, सो अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कोई भी फ्यूचर पेमेंट करना है, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बट आज मनी है तो मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। फॉर एग्जांपल एक बार देख लीजिए जो मैंने आपको समझाया है। फॉर एग्जांपल लेट्स से दीस डे यू हायर अ डोमेस्टिक सर्वेंट। अगर आज की बात करो, आप कोई भी सर्वेंट को हायर करते हो तो आप मनी की फॉर्म में उसको इजिली पे कर लेते हो, है ना। सो यू कैन अगर मान लो आज आपने किसी भी मेड या सर्वेंट को हायर किया है तो यू हैव डन अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, तो आपने उसके साथ ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, है ना। मान लो मैंने उसके साथ 5,000 रुपए पर महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैं उसको महीने के अंत में पे कर दूंगी बहुत इजीली, है ना। तो आज की बात करूं तो फ्यूचर पेमेंट्स करना बहुत ज्यादा क्या है मेरे लिए आसान है, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट करना बहुत ज्यादा आसान है। बट हाउ यू पे इन बार्टर सिस्टम, बट बार्टर सिस्टम के टाइम पर आप कैसे पे करोगे, कोई मेड हायर करी तो आप उसको कैसे पे करोगे, कितने किलो चावल दूं, कितने किलो गेहूं दूं, इस टाइप में पे करोगे। तो इन बार्टर सिस्टम आप कैसे पे करते हो, सो इन बार्टर सिस्टम जो भी फ्यूचर पेमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स होती थी वो किस में होती थी कि भाई मैं उसको गेहूं में, चावल में, टेबल दूं, चेयर दूं, क्या दूं, है ना, है ना। लेकिन बहुत मुश्किल होती थी फ्यूचर पेमेंट करना कि उसने जो भी काम किया महीने भर कि मैं उसको कितने किलो चावल दूं, कितने किलो आटा दूं, या कितने किलो चीनी दूं, या क्या दूं, कितना दूं कि उसकी पूरी की पूरी सर्विसेज का उसको रिवॉर्ड मिल जाए। तो फ्यूचर पेमेंट करना उस समय क्या होता था, बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। आज मनी है तो मनी की फॉर्म में आप इजिली जो है किसी को भी पे कर सकते हो। तो भाई बात करें, सो इन बार्टर सिस्टम बहुत डिफिकल्ट होता था, कोई भी फ्यूचर पेमेंट करना है, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। बट द इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन आज मनी है तो मनी ने इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया राजेश, सॉल्व कर दिया है। यही हम लोगों ने यहाँ पे क्या करी है, बात करिए। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही आसान सा है कि उस समय बार्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां पे क्या किया जाता है, गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है फॉर द गुड्स। व्हाट इज बार्टर सिस्टम, व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, सीधी सी बात है, मैंने उससे 10 किलो चावल लिया, उसके बदले में उसको 10 किलो गेहूं दे दिया, वही वाली बात है, व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, है ना। बार्टर सिस्टम के केस में बहुत ज्यादा मुश्किल होता था स्टोर करना, और गुड्स को स्टोर करना बहुत मुश्किल होता था, और गुड्स को ट्रांसफर करना भी बहुत ज्यादा क्या होता था, मुश्किल होता था। अब बार्टर सिस्टम है, गुड्स को एक्सचेंज किया जा रहा है फॉर द गुड्स, तो उस समय की अगर मैं बात करूं, गुड्स को स्टोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। अब ऑब्वियसली मैं गुड्स रख रही हूं तो अपने गोडाउन में, वेयर हाउस में रखूंगी तो उनकी स्टोरेज कॉस्ट वगैरह, तो देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको सारे पॉइंट बताती हूँ। सर बार्टर सिस्टम बहुत डिफिकल्ट होता था गुड्स को स्टोर करना, क्यों, बिकॉज इट रिक्वायर्ड मोर स्पेस, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होता है गुड्स को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ गुड्स इट्स नॉट सो सिक्योर देन इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो आज मनी के तो बहुत ज्यादा मनी को
एक तरह से स्टोर करना आज बहुत ज्यादा आसान है। एक छोटे से लॉकर में लाखों करोड़ रुपए आप डाल सकते हो, और इतने हाईली सिक्योर्ड ये लॉकर्स रहते हैं, कितने हाईली प्रोटेक्टेड लॉकर्स रहते हैं ये लोग, तो काफी ज्यादा सिक्योर्ड रहते हैं। मनी को एक तरह से अगर मैं बात करूं, स्टोर करना ज्यादा सिक्योर है आज के टाइम में एज कंपेयर टू गुड्स। गुड्स के चोरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट, सीधी सी बात है। द वैल्यू ऑफ गुड्स ऑल्सो डिप्रिशिएट एट फास्टर रेट, यानी किसी भी गुड्स की वैल्यू कम बहुत जल्दी फास्टर रेट से होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूं, लेट्स से मैंने आपको बोला आज मनी मान लो लेट्स से मेरे पास 1 लाख रुपए आज है। मेरे पास कितने रुपए है? 1 लाख रुपए। 10 साल के बाद भी या 2 साल के बाद भी वो 1 लाख रुपए तो 1 लाख ही रहेंगे। 1 लाख रुपए कम तो नहीं हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना वो 1 लाख रुपए जो स्टोर है वो अपने आप 50,000 रुपए बन गए, नहीं। 1 लाख रुपए 1 लाख ही रहेंगे, 5 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, 1 साल बाद भी वो 1 लाख ही रहेंगे। लेकिन किसी भी गुड्स को अगर आप स्टोर करते हो तो उसकी वैल्यू बहुत जल्दी डिप्रिशिएट हो जाती है, यानी किसी भी गुड की वैल्यू बहुत जल्दी कम हो जाती है। आपको भी पता है डिप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, आपको भी पता है, सीधी सी बात है ना। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, मैं जनरली आपको एग्जांपल दे रही हूँ। आज मैं मोबाइल फोन खरीद के आई, लेट्स से मैं मोबाइल फोन खरीद के आई, लेट्स से 80,000 रुपए का ये मैंने मोबाइल फोन खरीदा। 2 साल के बाद अगर इस मोबाइल फोन को मैं बेचना चाहूँ तो क्या 80,000 में बिक जाएगा? नहीं बिकेगा, मुश्किल से 50,000 रुपए का बिकेगा, है ना। तो किसी भी गुड की वैल्यू जो है डिप्रिशिएट बहुत जल्दी हो जाती है। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी गुड की वैल्यू, किसी भी एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आ जाना, कम हो जाना, किसी भी गुड की वैल्यू का कम हो जाना, किसी भी एसेट की वैल्यू का कम हो जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो वही बात करें कि गुड्स की वैल्यू डिप्रिशिएट भी बहुत ज्यादा फास्ट रेट से होती है एज कंपेयर टू मनी, है ना। स्टोरेज कॉस्ट भी बहुत ज्यादा रहती है कि कुछ भी अगर मैं स्टोर करती हूँ, जैसे मैं गाय भैंस इन सबको स्टोर करती हूँ तो उसके लिए मुझे तबेला चाहिए, जगह चाहिए, उसका रेंट मैं भरूंगी, तो स्टोरेज कॉस्ट भी बहुत ज्यादा रहती है ना। लॉस होने का चांस रहता है ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी है, बम बारूद या कोई मतलब नेचुरल कैलेमिटीज लाइक कि कोई बाढ़ आ गई या आग लग गई या बाढ़ आ गई, आग लगी या भूकंप आ गया, तो कोई भी गुड लॉस होने के जो चांसेस है वो जनरली क्या रहते हैं? ज्यादा रहते हैं, वही सारी चीजें। लेकिन आज अगर मैं मनी की बात करूं तो मनी को तो बहुत ही ज्यादा इजी है स्टोर करना। कम थोड़े से एरिया में कितना सारा पैसा आप स्टोर कर सकते हो। बैंक से आजकल, है ना, बैंक में आप स्टोर कर सकते हो। तो मनी को स्टोर करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू गुड्स। और एक तरह से अगर मैं बात करूं, मनी को ट्रांसफर करना भी बहुत ज्यादा आसान है। आज हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कितना ऑनलाइन मेथड यूज करते हैं ना, इससे आप कितने इजीली जो है ट्रांसफर कर सकते हो पैसे को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लेकिन गुड्स को ट्रांसफर करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। पहले तो मैं ट्रक बुलाऊंगी, ट्रक में माल लोड करूंगी, फिर माल इधर से उधर जाएगा, फिर वहां से ट्रक से माल को उतारा जाएगा, यानी गुड्स को ट्रांसफर करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मनी को ट्रांसफर करना आजकल गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इन सबका इस्तेमाल करके मनी को आप बहुत ज्यादा इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। तो वही बात कर रहे हैं कि बार्टर सिस्टम के ये सारे कुछ ड्रॉबैक्स है कि गुड्स को स्टोर करना मुश्किल है, गुड्स को ट्रांसफर करना मुश्किल है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देख लीजिए, सो इन बार्टर सिस्टम इट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, कि भाई बार्टर सिस्टम में गुड्स को इवन ट्रांसफर करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है एक जगह से दूसरी जगह। बट द मनी ने जो है आज इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया, क्योंकि मनी को स्टोर करना भी आसान है, मनी को ट्रांसफर करना भी आसान है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करने वाले हैं। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी। एक होता है फाइट मनी क्या है या फिड्यूशरी मनी क्या है, एक होती है फुल बॉडीड मनी क्या होती है, क्रेडिट मनी क्या होती है। बड़े ध्यान से देखना कि फाइट मनी क्या है और फिड्यूशरी मनी क्या है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फाइट मनी। फाइट मनी क्या होती है, ध्यान से देखिए। फाइट मनी का मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं तो फाइट मनी का मतलब बेसिकली नोट्स आते हैं और इसके अंदर सिक्के आते हैं, कॉइन्स आते हैं। सो फाइट मनी ऐसी मनी होती है जो किसके द्वारा इशू करी जाती है। देखो आपको पता है नोट्स किसके द्वारा इशू करते हैं, आपको भी पता है नोट जो है आरबीआई के द्वारा इशू करे जाते हैं। नोट छापने की मशीन किसके पास है? आरबीआई के पास। और सिक्के किसके द्वारा इशू करे जाते हैं? 1 रुपए का नोट। और जितने भी कॉइन्स है वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किए जाते हैं। किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो है राजे इशू करे जाते हैं। आप लोगों को पता है, ये आपको पता है। सो फाइट मनी का मतलब होता है ऐसी मनी जो किसके द्वारा इशू करे जाते हैं, वो जनरली आरबीआई या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किए जाते हैं। बट किसकी पावर, किसकी अथॉरिटी देने पर? आपको ये पता होगा आरबीआई अपनी मर्जी से नोट नहीं छापता है, वो किसके ऑर्डर पे छापता है? गवर्नमेंट के ऑर्डर पे। गवर्नमेंट बोलेगी 10 करोड़ नोट छापने हैं तो आरबीआई उतने ही नोट छापेगी। गवर्नमेंट बोलेगी 50 करोड़ नोट छापने हैं तो आरबीआई उतने छापेगी। गवर्नमेंट बोलेगी 1000 करोड़ नोट छापने हैं तो आरबीआई उतने छापेगी। ना आरबीआई ऊपर छापेगी ना कम छापेगी। तो आरबीआई किसकी इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है, तो यही है। तो फाइट मनी का मतलब होती है ऐसी मनी जो इशू चाहे आरबीआई या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किए जाते हैं, लेकिन किसकी ऑर्डर, किसकी पावर देने पर, गवर्नमेंट की पावर देने पर भी इसको क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। तो फटाफट से देख लीजिए, सो फाइट मनी रेफर्स टू दैट मनी, ऐसी मनी जो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, विच इज इशूड बाय द ऑर्डर अथॉरिटी, का मतलब होता है पावर, किसकी ऑर्डर, किसकी पावर देने पर इशू किए जाते हैं, गवर्नमेंट की पावर देने पर ही इशू करते हैं। गवर्नमेंट जितने बोलते हैं उतने ही जो है आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो क्या करते हैं, इशू करते हैं। सीधी सी बात है ना। गवर्नमेंट ने जितना बोला आरबीआई उतने ही नोट छापेगा, गवर्नमेंट जितने बोलेगा उतने ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है कॉइन्स को इशू करेगा, सीधी सी बात है। तो वही बात करें राजे, तो जो भी आरबीआई है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो किसके अंडर काम करती है, गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती है। तो यही हम बात कर रहे हैं। सो फाइट मनी का मतलब होता है ऐसी मनी जो इशू करी जा रही है, वो किसके ऑर्डर और किसके पावर देने पर किया जाता है, वो गवर्नमेंट की पावर देने पर ही जो है, गवर्नमेंट ऑर्डर देती, गवर्नमेंट पावर देती, अथॉरिटी देती, तो ही जो है ये इशू करे जाते हैं नोट्स और कॉइन। इसी को राजा हम लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। लीगल टेंडर मनी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो भी इशू करे जा रहे हैं, ये जो भी नोट्स और कॉइन्स को इशू किया जा रहा है, वो लीगली एक्सेप्ट किया जाएगा पूरे के पूरे भारत में, लीगली एक्सेप्ट किया जाएगा पूरे के पूरे भारत में। इसका मतलब क्या है, लेट्स से 500 रुपए का नोट है, वो 500 रुपए का नोट चाहे मैं दिल्ली में खर्चूं, चाहे मुंबई में खर्चूं, चाहे चेन्नई में खर्चूं, चाहे मैं पुणे में खर्चूं, चाहे हरियाणा में खर्चूं, चाहे पंजाब में खर्चूं, कहीं मर्जी खर्चूं, वो लीगली एक्सेप्ट किया जाएगा हर जगह। ऐसा नहीं होगा कि वो 500 रुपए का नोट दिल्ली में तो चल गया लेकिन मुंबई में नहीं चला, या मुंबई में तो चल गया वो चंडीगढ़ में नहीं चला, या चंडीगढ़ में तो चल गया लेकिन वो हरियाणा में नहीं चला। ऐसा नहीं होगा। वो 500 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट वो लीगली एक्सेप्ट किया जाएगा पूरे के पूरे भारत में। तो वही बोला जा रहा है, इसको हम लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं, बिकॉज जो भी ये आरबीआई या जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू करे जाते हैं जो नोट्स और जो कॉइन्स को जो इशू किया जाता है हमारे देश में, उसको पूरे के पूरे भारत में जो है लीगली एक्सेप्ट किया जाएगा, वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सो लीगल टेंडर मनी मतलब ऐसे नोट्स और ऐसे कॉइन्स, लीगल टेंडर मतलब मनी जिसके अंदर नोट्स और कॉइन्स आ रहे, जिसको लीगली एक्सेप्ट किया जाता है पूरे के पूरे भारत के अंदर। ये दो प्रकार का है, यहाँ पे हम बात करें, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर के अंदर आते हैं आप लोगों के नोट्स, और लिमिटेड लीगल टेंडर के अंदर आते हैं आप लोगों के कॉइन्स। क्या आते हैं, कॉइन। तो ध्यान समझिए, अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब है कि नोट्स की फॉर्म में आप किसी को अनलिमिटेड पे कर सकते हो, कितना भी मैं नोट्स की फॉर्म में पे कर सकती हूँ, लाखों करोड़ों रुपए कितना भी पे कर सकती हूँ, और उसको लीगली एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी नोट्स की फॉर्म में मैं किसी को भी अनलिमिटेड कितना भी पे कर सकती हूँ और उसको लीगली जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन कॉइन्स की फॉर्म में अगर मैं किसी को पे कर रही हूं तो मैं सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ही जो है कॉइन्स में पे कर सकती हूँ, जिसको लीगली एक्सेप्ट किया जाएगा। कितना अमाउंट, अगर मैं 1 रुपए का सिक्का, या जो भी मैक्सिमम लिमिट होती है सिक्के की, आई गेस 20 रुपए होती है मैक्सिमम, 20 रुपए का मैक्सिमम शायद सिक्का होता है, इससे ऊपर होता है तो मुझे नहीं पता। यानी अगर मैं 1 रुपए के सिक्के से मैक्सिमम जो भी सिक्का होता है इसमें पे कर रही हूं, तो मैक्सिमम मैं कितना पे कर पाऊंगी, सामने वाले को 1000 पे तक जो है मैं पे कर पाऊंगी। अगर मुझे इससे ज्यादा पे करना है तो फिर मुझे नोट्स को जो है यूज करना पड़ेगा। यानी मैं किसी को भी अगर सिक्के में पे करना चाहती हूँ तो मैक्सिमम मैं कितना पे कर सकती हूँ, 1000 पे तक ही पे कर सकती हूँ। 1000 पे तक जो है लीगली एक्सेप्ट करेगा वो। अगर इससे ज्यादा अगर मुझे पे करना है तो मुझे नोट्स को यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 50 पैसे सिक्के में पे कर रही हूं किसी को, 50 पैसे का सिक्के में अगर किसी को पे कर रही हूं, तो मैं मैक्सिमम 10 रुपए तक ही पे कर सकती हूं, इससे ज्यादा नहीं पे कर सकती हूं। यानी मैक्सिमम 10 रुपए तक जो है वो लीगली एक्सेप्ट किया जाएगा। समझ आया? मैं आपको दोबारा से क्विक रिवाइज करवा देती हूँ, मैंने अभी तक क्या बात करी। सबसे पहले देख लीजिए व्हाट इज फाइट मनी। फाइट मनी का मतलब होता है ऐसी मनी जो इशू करा जा रहा है किसकी ऑर्डर और किसकी पावर देने पर, गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है तो ही वो इशू करे जाते हैं, और इसको हम लीगल टेंडर मनी बोलते हैं, क्योंकि ये जो भी नोट्स और कॉइन्स है वो पूरे के पूरे भारत में लीगली एक्सेप्ट किया जाता है। ये दो प्रकार के रहते हैं, एक लिमिटेड लीगल टेंडर और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड मतलब इसके अंदर नोट्स आते हैं, यानी नोट्स की फॉर्म में मैं किसी को भी अनलिमिटेड पे कर सकती हूँ, और लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब है कि कॉइन्स की फॉर्म में मैं लिमिटेड अमाउंट ही पे कर सकती हूं और जिसको लीगली एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे 1 रुपए का सिक्का और जो भी मैक्सिमम सिक्का होता है उसको मैं 1000 रुपए तक पे कर सकती हूं उसमें, और अगर मैं 50 पैसे सिक्के में पे कर रही हूं, है ना, कॉइन में पे कर रही हूं, तो मैं मैक्सिमम 10 रुपए तक जो है पे कर सकती हूं, यानी लिमिटेड अमाउंट ही जो है पे कर सकती हूं। अगर मुझे इससे ज्यादा पे करना है देन आई हैव टू यूज नोट्स, तो मुझे नोट्स की फॉर्म में ही पे करना पड़ेगा उसको। एम आई क्लियर? समझ आया सभी बच्चों को?
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिड्यूशरी मनी क्या है। देखो हमने अभी फाइट मनी कर लिया अच्छे से, अब हम बात कर रहे हैं फिड्यूशरी मनी क्या होती है, राइट। फॉर्म्स ऑफ मनी में सबसे पहले हमने फाइट मनी अच्छे से किया, अब हम फिड्यूशरी मनी की बात करें। फिड्यूशरी मनी क्या होती है मेरे बच्चे, फिड्यूशरी मनी का मतलब बेसिकली यहाँ पे है चेक्स, यानी यहाँ पे चेक को एक्सेप्ट किया जा रहा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, अब ये चेक यहाँ पर देख भी पा रहे होगे, एग्जांपल समझाती हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं 2 पर्सन ले रही हूँ, एक ये पर्सन ले लिया और एक मैंने एक ये पर्सन ले लिया, ठीक है। ये जो है वो है सेलर और ये है मान लो बायर, ये है बायर। मान लो ये मैं हूं सेलर, मान लो मैं हूं। मान लो मैंने इसको जो है मान लो 10 लाख का माल बेचा, मैंने जो है इसको जो है 10 लाख का माल बेचा, मैंने जो है मान लो इसका नाम अगर मैं बात करूं, जैसे मैं अपना नाम ले लेती हूँ तनु, मेरे घर का नाम तनु है, ठीक है। यहाँ पे मैं मन्नू की बात कर देती हूँ, मेरा दोस्त है मान लो स्कूल का फ्रेंड है एक मन्नू, ठीक है। मैंने इसकी मन्नू की बात कर ली, तो तनु ने यानी मैंने क्या किया, मन्नू को जो सामान बेचा 10 लाख का माल बेच दिया, तो अब मन्नू क्या करेगा, वो मुझे जो है 10 लाख रुपए क्या करेगा, पे करेगा। ही हैज टू पे मी 10 लाख रुपीज, है ना। सीधी सी बात है, मैंने उसको 10 लाख का माल बेचा तो वो मुझे पैसा देगा, है ना। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं, इसको पे करना है ना, ये बायर है, इसको पे करना है, यानी ही इज अ पेयर, इसको पे करना है तो ये पेयर है। इसके पास पैसा आना है तो ये है पेई, जिसके पास पैसा आना होता है वो पेई, जिसको पे करना है, अब मन्नू को पे करना है ना 10 लाख रुपए, तो ही इज अ पेयर और ये क्या है, पेई है, इसके पास पैसा क्या है, आना है। अब हुआ क्या, बड़े ध्यान से देखिए, मैंने इसको 10 लाख का माल बेचा, इसको मुझे 10 लाख रुपए देने हैं, ही इज अ पेयर, मैं क्या हूं, पेई, मेरे पास पैसा आना है। अब मन्नू कहता है अरे यार दिक्कत हो गई यार दोस्त, पता है क्या हुआ, मैंने तेरे से माल तो मंगवा लिया, मैंने तेरे से माल मंगवा लिया क्योंकि मुझे था आज मेरे पास पेमेंट आनी थी, आज मेरे पास 10 लाख की पेमेंट आनी थी, मुझे लगा वहां से पेमेंट आएगी तुझे दे दूंगा यार। अब वो कहता है कि वो महीने के आखिरी तारीख को देगा, उसको कुछ दिक्कत आ गई है यार, बड़ी प्रॉब्लम आ गई है यार, अभी तो पैसा नहीं है देने को, वो कह रहा है कि महीने की आखिरी तारीख को दूंगा। ये एक काम करता हूं, मैं ना तुझे चेक दे देता हूं, मैं तुझे चेक दे देता हूं, है ना, मैं तुझे चेक दे देता हूं, 10 लाख का चेक दे देता हूं, देख अभी तो मेरे खाते में पैसा है नहीं, तू बैंक में जाएगा कोई फायदा नहीं, है ना, तो मैं तुझे 10 लाख का चेक दे देता हूं, एक काम करियो, जब मेरे पास से पैसे आ जाएंगे ना महीने की आखिरी तारीख, तो मैं तेरे को बता दूंगा, ठीक है। तो काम करियो, उस चेक को लेके बैंक में ले जाइयो, है ना, बैंक को वो चेक दे दियो, बैंक क्या करेंगे, वो चेक को रख लेंगे और मेरे खाते से तुझे 10 लाख रुपए निकाल के दे देंगे, भाई माफ कर दे। तो कोई नहीं, तनु कहता है, यानी मैंने कहा कोई नहीं यार, तू मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे पता है तू फ्रॉड तो है नहीं, है ना, और ऐसा नहीं है कि मैं तेरे से आज ही मैंने तेरे को माल दिया है, मैं तो पता नहीं कितने सालों से तुझे माल देता आ रहा हूं, तो टेंशन मत ले, रिलैक्स रहे, मुझे तेरे पे ट्रस्ट है, तू मेरा पैसा लेके नहीं भागेगा, कोई बात नहीं, अभी पैसा नहीं है तेरे पास, कोई बात नहीं, कब आएगा, महीने की आखिरी तारीख, कोई नहीं, ला दू, मुझे चेक दे दे, कितने का, 10 लाख का है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं काम करूंगी, महीने की आखिरी तारीख यानी 30 अक्टूबर को लेट से मैं चली जाती हूँ, है ना, महीने की आखिरी तारीख में मैं चली जाऊंगी, ये चेक क्या दे दूं, बैंक को दे दूंगी और बैंक जो है तेरे खाते से निकाल के मुझे पैसा दे देगा, ठीक है। कि वो कहता हाँ ठीक है ठीक। तो यहां पे हम लोगों ने चेक को एक्सेप्ट किया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्टफुल रिलेशन बिटवीन पेयर एंड पे, दोनों के बीच में एक दूसरे के बीच में एक ट्रस्ट था, विश्वास था, है ना, इसको भी विश्वास था कि वो मेरा पैसा लेके नहीं भागेगा और इसको भी विश्वास था कि वो मेरी प्रॉब्लम को समझेगा, दोनों के बीच में एक ट्रस्ट था। तो क्या किया उन्होंने, चेक को एक्सेप्ट किया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या किया, चेक को एक्सेप्ट किया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो वही बात करें तो यही हमारा फिड्यूशरी मनी है। फिड्यूशरी मनी का मतलब होता है बेसिकली चेक्स होते हैं इसके एग्जांपल, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्टफुल रिलेशन बिटवीन पेयर एंड पे, बिकॉज दोनों के बीच में क्या है, एक ट्रस्टफुल रिलेशन है। यहां पे हमने यही बात करी है। आई रिपीट माई सेल्फ, मैंने इसको 10 लाख का माल बेचा है, इसको मुझे पैसा देना है, तो ये पैसा देगा तो ही इज अ पेयर, मेरे पास पैसा आना है तो आई एम दी पेई। अब हुआ क्या, इसके पास प्रॉब्लम आ गई कि इसके पास पैसा नहीं है अभी देने को, कोई भी रीजन से इसको देना था बट वो दे नहीं पा रहा पैसा, तो उसने मुझे क्या दे दिया, चेक दे दिया, है ना, चेक दे दिया कि भाई प्रॉब्लम हो गई, चेक ले ले, है ना, महीने की आखिरी तारीख पे ये चेक ले जाइयो, बैंक को दे दियो और वहां से मेरे खाते से बैंक तुझे पैसा निकाल के दे देगा। तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, तू मेरा दोस्त है, मुझे तेरे पे ट्रस्ट है, मुझे तेरे पे विश्वास है कि तू मेरा पैसा लेके नहीं भागेगा। तो यहां पे हम लोगों ने चेक को एक्सेप्ट कर लिया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज हम दोनों पार्टीज के बीच में क्या है, ट्रस्ट है, बिकॉज ऑफ ट्रस्टफुल रिलेशन बिटवीन पेयर एंड
पे। यहां तक हम लोगों ने ये बात करी, क्लियर है सभी को? तो यहां पे मैंने फाइट मनी करा दिया, फिड्यूशरी मनी करा दिया। अब मैं यहाँ पे आ रही फुल बॉडीड मनी क्या है और क्रेडिट मनी क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं फुल बॉडीड मनी क्या होती है और फिर बात करेंगे क्रेडिट मनी क्या होती है। फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है, जहां पे मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू क्या रहती है, इक्वल रहती है। यानी कहने का मतलब है, मान लो राजे 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, अब ये सिक्कों को बनाने का भी तो खर्चा होगा, है ना। कॉमोडिटी वैल्यू क्या आती है, कॉमोडिटी वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी मेटल से सिक्का बना है, यानी उसको बनाने का कितना खर्चा है। मान लो सिक्के को बनाने का खर्चा है 5 रुपए, और मनी वैल्यू का मतलब है कि सिक्के से मैं कितने का सामान खरीद सकती हूँ। तो 5 रुपए है तो मैं 5 रुपए का सामान खरीद सकती हूँ, तो इस सिक्के से मैं कितने का सामान खरीद सकती हूँ, 5 रुपए का सामान खरीद सकती हूँ। तो ये होती है फुल बॉडीड मनी, जहां पे मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू क्या रहती है, इक्वल रहती है। यानी कहने का मतलब है इस सिक्के को बनाने का खर्चा कितना है, 5 रुपए, और इस सिक्के से मैं कितने का सामान खरीद पा रही हूँ, वो भी 5 रुपए। ये होती है फुल बॉडीड मनी। ये जो बेसिकली अंग्रेजों के समय पर ये वाली सिचुएशन होती थी, फुल बॉडीड मनी। फुल, आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते तो फुल से आप याद रख लेना, कहते हैं ना फुल मार्क्स है 80 में से 80, वो वाली इक्वल वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो इक्वल वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो क्रेडिट मनी क्या होती है, ध्यान समझिए। क्रेडिट मनी का एग्जांपल यहां से देखना, ये भी मान लो 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है। क्रेडिट मनी क्या है, जहां पे मनी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू कमोडिटी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू का मतलब है कि सिक्के को बनाने का खर्चा कितना है। मान लो सिक्के को बनाने का खर्चा जो है मेरा सिर्फ 2 रुपए, इस सिक्के को बनाने का खर्चा मेरा 2 रुपए है ना। मनी वैल्यू का मतलब मैं कितने का सामान खरीद सकती हूँ, इस सिक्के से मैं कितने का सामान खरीद सकती हूँ, 5 रुपए का जो है सामान खरीद सकती हूँ। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे मनी वैल्यू क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू कमोडिटी वैल्यू। और आज के सिक्के ऐसे ही रहते, वो जो मेटल यूज किया जा रहा है वो थोड़ा हल्का ही करते हैं, उसके बनाने का खर्चा कोशिश की जाती है कि कम ही हो सिक्के को बनाने का खर्चा, है ना। तो यही है, तो ये है आपके क्रेडिट मनी, जहां पे मनी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू कमोडिटी वैल्यू। यानी सिक्के को बनाने का खर्चा सिर्फ 2 रुपए और इस सिक्के से मैं सामान कितने का खरीद पा रही हूँ, 5 रुपए। यानी यहाँ पे मनी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू कमोडिटी वैल्यू। यहाँ पे दोनों इक्वल है, सिक्के को बनाने का खर्चा भी 5 रुपए, सामान भी मैं 5 का खरीद सकती हूँ। यानी यहाँ पे इक्वल है, मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इक्वल है। तो याद करने का बेस्ट तरीका है फुल वाले में याद रख लेना, इक्वल टू रहता है, तो इट इज इजी टू रिमेंबर देन, है ना। यहाँ तक समझ आया सभी को। अब अगला जो टॉपिक है वो है आपका फंक्शंस ऑफ मनी क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मनी। ये तो हमने ऑलरेडी, अगर आपने ड्रॉबैक्स को अच्छे से समझ लिया बार्टर सिस्टम के, जो कमियां थी बार्टर सिस्टम की, मनी ने वही कमियों को पूरा किया, है ना। तो वही फायदे हैं, जो बार्टर सिस्टम की कमियां थी वही मनी के फायदे हैं, है ना। वही मनी के फंक्शंस हम लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, सो मनी क्या है, मनी को एक्सेप्ट किया जाता है सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी आज मनी है तो मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, कुछ भी, है ना, कुछ भी, कोई भी सामान खरीद सकती हूँ, पैसा दो और कोई भी सामान खरीद सकती हूँ। यानी मनी है तो इसको एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। प्लीज इसको अच्छे से कर लेना, रट्टा मत मारेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, पेपर में आता है। स्पेशली यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, चाहे एमसीक्यूज की फॉर्म में है, चाहे 2 या 3 नंबर के प्रोस्पेक्टिव से भी पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी जाएगी, बोलेंगे कि बताओ, आइडेंटिफाई करो कि कौन सा फंक्शन ऑफ मनी यहाँ पे है ना। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे, देन आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको एक्सप्लेन करोगे। अगर आपने आइडेंटिफाई ही गलत किया तो फिर फायदा ही गलत, है ना। 1 नंबर आइडेंटिफिकेशन का, फिर बाकी जो एक्सप्लेनेशन का मान लो, लेट्स से 3 नंबर का है तो 1 नंबर आइडेंटिफाई करने का, 2 नंबर के एक्सप्लेनेशन मान लो, है ना। तो अगर आपने आइडेंटिफाई गलत किया तो एक्सप्लेन तो ऑब्वियसली गलत करोगे, तो पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका। समझ पा रहे हो, तो उसको अच्छे से करके जाएगा। सो मनी है तो इसको एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी आप कुछ भी खरीद सकते हो मनी का इस्तेमाल करके, आपको पता है कुछ भी मैं खरीद सकती हूँ, है ना, कुछ भी खरीद सकती हूँ, मनी दो और कुछ भी मैं खरीद सकती हूँ। नेक्स्ट है मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। कहने का मतलब है मनी की फॉर्म में आप किसी भी कमोडिटी को वैल्यू कर सकते हो, मनी की फॉर्म में आप किसी भी कमोडिटी को वैल्यू कर सकते हो। लेट्स से ये गाड़ी है तो आज मैं इजिली कर सकती हूँ। मैंने बोला गाड़ी की वैल्यू क्या, आपने बोला मैम इस गाड़ी की वैल्यू तो 5 लाख रुपए। यानी आज की बात करूं तो मैं मनी की फॉर्म में किसी भी कॉमोडिटी को क्या कर सकती हूँ, वैल्यू कर सकती हूँ, किसी भी कॉमोडिटी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकती हूँ, जो कि बार्टर सिस्टम में नहीं होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, किसी भी कॉमोडिटी की वैल्यू आप किस में करते थे, गाय भैंस इस चीजों में करती थी ना। मैं गाड़ी की वैल्यू किस में निकालती थी, गाय भैंस वगैरह, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू वहां पे नहीं पता चल पाती थी। लेकिन आज मनी है, मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आज मनी की फॉर्म में मैं किसी भी कॉमोडिटी की वैल्यू इजिली कर सकती हूँ और एग्जैक्ट वैल्यू जो है निकाल सकती हूँ। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट या फ्यूचर पेमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम्स में देखा गया वाला पॉइंट, बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में ये पॉइंट देखा गया। देखो मनी की फॉर्म में एक ही बात है, चाहे
फ्यूचर पेमेंट बोलो या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट बोलो या डेफर्ड पेमेंट बोलो, आज मनी की फॉर्म में मैं बहुत इजीली जो है फ्यूचर पेमेंट्स कर पाती हूँ। एग्जांपल देती हूँ, लेट्स से मैंने मेड को अपॉइंट किया, है ना, मेड को अपॉइंट किया, तो मैं जो भी वो काम करेगी, जो भी उसने मुझे सर्विसेज दी, तो मैं उसको बहुत इजीली जो है मनी की फॉर्म में पे कर सकती हूँ। 5,000 पे किया या 10,000 पे महीना पे किया, वो बहुत इजीली जो है मैं उसको पे कर सकती हूँ। तो मनी की फॉर्म में फ्यूचर पेमेंट्स करना बहुत ही ज्यादा क्या है, आसान है, बहुत ईजी है, जो कि बार्टर सिस्टम में नहीं था, है ना। अब क्वेश्चन कैसे बोर्ड एग्जाम में यहां से आया हुआ, क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, ये आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। लेट्स से उन्होंने सपोज करने को बोला, लेट्स से कोई भी एक पर्सन का नाम दे दिया, लेट्स से सलोनी दे दिया या राम दे दिया, कोई भी एक नाम दे दिया रैंडम इंसान का। उसने बोला कि ये पर्सन ने क्या किया, बैंक से लोन लिया। अब लोन लिया तो ऑब्वियसली उसको लोन को क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। तो यहां पे कौन सा फंक्शन ऑफ मनी जो है यूज हो रहा है, आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन करो। ऑब्वियसली आप खुद बताइए कि अगर उसने बैंक से लोन लिया तो उसको बैंक को वापस पैसा ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा, आपको ही पता है। अगर वो बैंक से लोन ले रहा है तो ब्याज के साथ उसको फ्यूचर में पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, फ्यूचर पेमेंट कर रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट की यहाँ पे बात करूं, क्योंकि आज मैंने उधार लिया, है ना, लेट्स से मुझे अगले महीने या 2 महीने बाद या 1 साल के बाद मुझे उस बैंक को पैसा चुकाने, जब भी फ्यूचर में पेमेंट तो करनी है ना, एक सीधी सी बात है ना। तो ब्याज के साथ मुझे उसको फ्यूचर में क्या करनी है, पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन ऑफ मनी अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है स्टैंडर्ड ये वाला फ्यूचर पेमेंट वाला ना, कि फ्यूचर मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप ये बताओगे फिर उसको एक्सप्लेन करोगे, यहाँ पे फ्यूचर पेमेंट्स की बात करी जा रही है ना, क्योंकि आप मैं आज लोन ले रही हूँ तो विद इंटरेस्ट मुझे अब फ्यूचर में उसको वापस चुकाना पड़ेगा। तो मनी की फॉर्म में जो है बहुत इजी है फ्यूचर पेमेंट्स करना, बहुत इजी है। गुड्स की फॉर्म में मुश्किल रहता है, बट मनी की फॉर्म में बहुत ही ज्यादा क्या है, आसान है। एम आई क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर है? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इवन एमसीक्यूज की फॉर्म में भी बहुत बार देखा है मैंने, पीवाईक्यूज वाले, आपको पता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं करवाती भी हूँ बच्चों को, लास्ट में करवाऊंगी भी सही आप लोगों को। तो मैंने बहुत बार देखा है कि किसी ना किसी पेपर में जो है एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा गया, या कई बार 2 या 3 नंबर के पर्सपेक्टिव से ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मनी को स्टोर करना बहुत ज्यादा आसान है, इजी है इसको स्टोर करना, बहुत कम स्पेस लगता है। आपको पता है छोटे से लॉकर में लाखों करोड़ रुपए आ जाते हैं, स्टोरेज कॉस्ट भी बहुत कम होते हैं। सेव मनी की फॉर्म में स्टोर करना ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि इतने आजकल हाईली प्रोटेक्टेड लॉकर्स आ गए कि मनी को स्टोर करना इज मोर सिक्योर एज कंपेयर टू गुड्स। तो भाई बात करें कि मनी को स्टोर करना इज मोर सिक्योर एज कंपेयर टू गुड्स। गुड्स को स्टोर करना ज्यादा आजकल चोरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो मनी को स्टोर करना इज मोर सिक्योर एज कंपेयर टू गुड्स। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है, मनी को ट्रांसफर करना भी बहुत ज्यादा क्या है, आसान है, बहुत ईजी। आजकल गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, है ना, इसका इस्तेमाल करके आप बहुत ईजिली जो है मनी को ट्रांसफर कर लेते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन अकाउंट। बहुत ईजिली जो है आज मनी को आप ट्रांसफर कर सकते हो। पुराने टाइम में गुड्स को ट्रांसफर करना कितना मुश्किल होता था, आज मनी है, मनी को बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं, ये कुछ फंक्शंस हैं जो हमने मनी की यहाँ पे क्या करिए, बात करिए, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाएगा। और इसके अलावा आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, जो पहले 2 पॉइंट्स है वो है आपके प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, दीज आर योर प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। जो आखिरी के 3 पॉइंट्स है वो है आपके सेकेंडरी फंक्शंस, या जिसको मैं सब्सिडरी फंक्शंस भी बोल देती हूँ। ये सेकेंडरी फंक्शंस है, या इसको मैं सब्सिडरी फंक्शंस भी बोल देती हूँ। क्या बोल देती हूँ, सब्सिडरी फंक्शंस ऑफ मनी भी बोल देती हूँ। तो याद रखना, पहले 2 पॉइंट्स आपके प्राइमरी फंक्शंस है, लास्ट के 3 पॉइंट्स आप लोगों के क्या है, सेकेंडरी या सब्सिडरी फंक्शंस है मनी के। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम कि स्टैटिक मनी क्या होता है और डायनेमिक मनी क्या है। ये भी आपको कोई ना कोई छोटे से डब्बे में मिल जाएगा कि व्हाट इज स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी क्या है, स्टैटिक फंक्शन ऑफ मनी क्या है, और एक डायनेमिक फंक्शंस क्या होते हैं। ध्यान से देखिए, आई रिपीट माई सेल्फ, मैं ये बात कर रही हूँ यहाँ पे कि स्टैटिक फंक्शंस क्या रहते हैं और डायनेमिक फंक्शंस क्या रहते हैं। तो स्टैटिक फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, दीज बेसिकली इंक्लूड्स प्राइमरी प्लस सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। सो स्टैटिक फंक्शन के अंदर प्राइमरी प्लस सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी आते हैं, यानी सारे ही आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इससे होगा क्या, मनी होगा तो क्या होगा, मनी होगा तो इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द इकोनॉमिक सिस्टम। देखो सीधी सी बात है, अगर देश में पैसा है तो ही देश चल पाएगा। आप मुझे खुद बताइए, बिना पैसे के आप घर चला लोगे? नहीं, बिना पैसे के आप लोगों के लिए एक दिन काटना मुश्किल हो जाएगा। तो वही बात कर रहे हैं। तो आप बताओ, क्या बिना पैसे के अगर घर नहीं चल सकता एक छोटा सा, तो क्या बिना पैसे के देश चल जाएगा? नहीं चल सकते। तो वही बात करें, अगर मनी है तो ही हमारा देश रेगुलेट हो पाएगा, यानी तो ही हमारी इकोनॉमी चल पाएगी, तो ही हमारा देश चल पाएगा, सीधी सी बात है। तो वही बात करें, तो यहाँ पर हम मनी की बात करें तो स्टैटिक फंक्शन ऑफ मनी का मतलब यहाँ पे मनी के बारे में बात करें। तो स्टैटिक फंक्शन में जो है बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन आता है, और बात करी जा रही है कि मनी है
तो ही हमारा देश क्या हो पाएगा, रेगुलेट हो पाएगा, यानी चल पाएगा। बिना पैसे के तो घर नहीं चलता यार, देश कहां से चल पाएगा, है ना। नेक्स्ट, डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी क्या है, यानी डायनेमिक फंक्शंस की बात करें कि मनी है तो ही देश में स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी, यानी देश में फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी। देखो बिना पैसे के तो घर आपका हिल हुल जाता है तो देश में कितनी प्रॉब्लम्स आएगी, देश में कितनी फ्लक्चुएशंस आएंगी, समझ में आ रहा है। तो देश में अगर पैसा है तो देश में एक स्टेबिलिटी रहती है, स्थिरता रहती है, यानी फ्लक्चुएशंस नहीं आएगी देश के अंदर, समझ पा रहे हो। पैसा है तो ही देश में स्टेबिलिटी रहती है, यानी फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगी। दूसरा, अगर देश में पैसा है तो ही हमारे देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाएगी, यानी देश का विकास हो पाएगा। आप खुद बताइए, हर चीज में पैसा चाहिए आपको, देश में रोड बनानी है, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, यानी अगर हमें अपने देश की ग्रोथ करनी है, देश का डेवलपमेंट करना है, देश में विकास लाना है, तो उसके लिए भी वी नीड पैसा। बिना पैसे के नहीं, बिना पैसे के हम लोग एक दिन नहीं काट सकते। तो आप बताइए, आप खुद बताइए, क्या बिना पैसे के देश चल जाएगा? नहीं चल सकते। तो पैसा है तो ही हमारा देश ग्रो हो पाएगा और हमारा देश क्या कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे बात करी, फटाफट से देख लीजिए। तो स्टैटिक फंक्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आते हैं यहाँ पे। पैसा है तो ही हमारा देश रेगुलेट हो पाएगा, स्टैटिक ये होगा स्टैटिक फंक्शन। अब डायनेमिक फंक्शन की बात करते हो तो डायनेमिक फंक्शन में क्या आता है कि अगर पैसा है तो वो देश में स्टेबिलिटी रहेगी, और पैसा है तो देश में क्या रहेगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगी। पैसा है तो ही देश हमारा ग्रो और डेवलप करेगा, यानी देश का विकास हो पाएगा। कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि स्टैटिक फंक्शन ऑफ मनी क्या इंक्लूड करता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, पता होना चाहिए कि किन चीजों को इंक्लूड करता है, डायनेमिक किन चीजों को इंक्लूड करता है, पता होना चाहिए। क्लियर? इतना सभी को क्लियर है, आसान है, इजी है। चलिए अब लास्ट टॉपिक है ये आपका, काइंड ऑफ कह सकते हैं, सप्लाई ऑफ मनी, मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। फिर उसके बाद हम हु सप्लाइज मनी, ये टॉपिक करेंगे। फिर आप लोगों का चैप्टर ओवर हो जाएगा, आसान सा छोटा सा चैप्टर है। चलिए आइए, सो बात करते हैं राजे सप्लाई ऑफ मनी की, जो है हम यहाँ पे बात करें, जिसको मैं मनी सप्लाई भी बोलती हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है यहां से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपका 4 नंबर के प्रोस्पेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है, 3 या 4 नंबर के हिसाब से। ये आपका 3-4 के हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकता है, और 1 मार्क का यहां से एमसीक्यू भी कई बार पूछा जा सकता है। 1 मार्क का एमसीक्यू भी यहां से पूछा जा सकता है। और कौन सा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है यहां से एमसीक्यू का, वो भी बताऊंगी। जो 90% बच्चे गलत कराते हैं, जो जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उस क्वेश्चन में, करवाऊंगी वो आपको मैं, रिलैक्स रहिए, सब कुछ कराऊंगी। चलिए आइए, सो बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, जिसको मैं मनी सप्लाई भी बोलती हूँ। यानी हमारे देश में सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है, या मनी सप्लाई का मतलब है, हमारे देश में मनी की कितनी सप्लाई है। मनी की कितनी सप्लाई होने का मतलब है कि हमारे देश में आम जनता के हाथों में, यानी हमारे देश में आम जनता के हाथों में कितना पैसा है। दिस इज मनी सप्लाई, यानी मनी की कितनी सप्लाई है हमारे देश में, यानी आम जनता के पास कितना पैसा है ना। तो वही बात कर रहे हैं, यानी हमारे देश में लोगों के हाथ में कितना पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई। तो ध्यान समझना, तो व्हाट इज मनी सप्लाई? तो मनी हेल्ड बाय द पीपल, यानी आम जनता के पास कितना पैसा है ना। मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री का मतलब है आम जनता के हाथ में कितना पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। आम जनता के हाथ में कितना पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, आम जनता की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई का मतलब है हमारे देश में मनी की कितनी सप्लाई है, यानी आम जनता के हाथ में कितना पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसको हम कहते हैं मनी सप्लाई। अब यहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठता है कि जो मनी सप्लाई है वो स्टॉक है कि फ्लो है। देखो भाई, अब हमें पता है हमारे देश में मनी की सप्लाई कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई करता है। नोट छापने की मशीन किसके पास है? आरबीआई। क्या आरबीआई अपनी मर्जी से सप्लाई कर देता है? अपनी मर्जी का मालिक है, आज मेरा इतना छापने का मन है मैं इतना छाप दूं, आज मेरा उतना छापने का मन है मैं उतना छाप दूं, ऐसे करता है आरबीआई? नहीं, आरबीआई की कोई औकात ही नहीं है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाए। आरबीआई अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता है। गवर्नमेंट जो उसको ऑर्डर देती है, गवर्नमेंट जो इसको इंस्ट्रक्शन देती है, आरबीआई वही चीजों को फॉलो करता है। गवर्नमेंट बोल रही है 10 करोड़ नोट छाप, तो आरबीआई उतने ही छापेगी, ना 1 रुपया ऊपर ना 1 रुपया कम। गवर्नमेंट बोल रही है कि 100 करोड़ नोट छापने हैं, तो आरबीआई उतने ही छापेगी। गवर्नमेंट ने बोला 5000 करोड़ नोट छापने हैं, तो आरबीआई उतने ही छापेगी। आरबीआई ना ऊपर छापेगी ना कम छापेगी, यानी आरबीआई अपनी मर्जी से सप्लाई में चेंज नहीं ला सकती है। गवर्नमेंट जो
इंस्ट्रक्शन देती है आरबीआई उसी को क्या करती है, फॉलो करती है। तो आरबीआई अपनी मर्जी से चेंज नहीं ला सकती है। तो अगर जिन बच्चों ने स्टॉक और फ्लो मेरा टॉपिक पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, तो आपको समझ आएगा। तो आरबीआई अपनी मर्जी से चेंज नहीं ला सकती है, और जिस चीज में चेंज नहीं आता वो जनरली क्या रहता है, स्टॉक है। तो याद रखना ये क्या है, सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक, नॉट अ फ्लो। स्टॉक है, क्योंकि आरबीआई अपनी मर्जी से मनी की सप्लाई को चेंज नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट बोलेगा वो उतने ही नोट छापेगी, अपनी मर्जी का नहीं कर सकती है आरबीआई। समझ पा रहे हो? गवर्नमेंट ने बोला 100 करोड़ नोट छापने, तो आरबीआई उतने ही छापेगी। गवर्नमेंट ने बोला 500 करोड़ नोट छाप, तो वो उतने ही छापेगी। यानी आरबीआई अपनी मर्जी से मनी की सप्लाई में कोई चेंज नहीं ला सकती है ना? सीधी सी बात है। तो ये स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो नहीं है। क्लियर है? तो फटाफट से देख लीजिए व्हाट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब है हमारे देश में मनी की कितनी सप्लाई है, यानी आम जनता के हाथ में कितना पैसा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, वो होती है आपकी मनी सप्लाई। और ये याद रखना है स्टॉक कंसेप्ट है, और स्टॉक का पता ही आपको, जिसको मेजर किस में किया जाता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। ये आपको पता ही होगा। जिसने बच्चे ने स्टॉक और फ्लो अच्छे से किया है तो उसको यहां पर समझ आ गया होगा। एम आई क्लियर? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर? अब यहां से एक एमसीक्यू का क्वेश्चन जो जनरली बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है? क्या क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखिए। बोल रहे व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी किसको इंक्लूड करते हैं, ऐसा रहता, सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स, है ना? सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स, 4 ऑप्शन दे दी। मनी हेल्ड बाय दी गवर्नमेंट, सरकार के पास कितना पैसा। मनी हेल्ड बाय दी आरबीआई, आरबीआई के पास कितना पैसा। मनी हेल्ड बाय आम जनता, पब्लिक के पास कितना पैसा है, यानी आम जनता के हाथ में कितना पैसा है, या फिर ऑल ऑफ दिस, या फिर ऑल ऑफ दिस। और जो बच्चे करके आते हैं वो करके आते हैं डी, और गलत कराते हैं। मैंने आपको ये बोला कि सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है, कि सरकार के पास कितना पैसा है, या आरबीआई के पास कितना पैसा है। मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है आम जनता के हाथ में कितना पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, यानी हमारे देश में मनी की कितनी सप्लाई है, यानी आम जनता के हाथ में कितना पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां पे मनी सप्लाई का मतलब है कि भाई आम जनता के हाथ में कितना पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, ना कि आरबीआई और गवर्नमेंट। समझ पा रहे हो? बहुत बच्चे गलती कराते हैं, बहुत सारे बच्चे डी को लॉक कर देते हैं, ऑल ऑफ दीज, और गलत कर लेते हैं क्वेश्चन। तो याद रखना मनी सप्लाई मतलब आम जनता के हाथ में कितना पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये होती है आपकी मनी सप्लाई। अब ध्यान से देखिए आगे जो हम बात करने वाले मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई की, मनी सप्लाई को किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो राजेश इसके बेसिकली 4 मेजरमेंट्स रहते हैं, M1 मेजरमेंट, M2 मेजरमेंट, M3 मेजरमेंट और M4 मेजरमेंट। बट सीबीएसई ने, अगर मैं हमारे सिलेबस की बात करूं, हमारी सिलेबस में सिर्फ पहला ही मेजरमेंट है, यानी सिर्फ M1 मेजरमेंट है। प्लीज ध्यान समझिए, वैसे देयर आर 4 मेजरमेंट, M1 मेजरमेंट, M2 मेजरमेंट, M3 मेजरमेंट, M4 मेजरमेंट। हमारे सिलेबस में सिर्फ पहला मेजरमेंट है, यानी M1 मेजरमेंट है जो हम करने वाले हैं, और हमें वही करना है, बाकी आपको नहीं करने की जरूरत। ठीक है? तो M1 मेजरमेंट के अंदर क्या क्या आते हैं, ध्यान से देखिए। C प्लस DD प्लस OD जो है आते हैं, C प्लस DD प्लस OD। ध्यान देना, ध्यान से समझना। M1 मेजरमेंट में C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब क्या है, DD का मतलब क्या है, OD का मतलब क्या है, ध्यान समझिए। तो सबसे पहले C की बात करते हैं। C का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी आम जनता के हाथ में कितना पैसा है उसको हम बोलते हैं करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, आम जनता के हाथ में कितना पैसा है। डीडी का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक। समझ आया, नहीं आया, ध्यान से देखना। डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं कमर्शियल बैंक की बात करती हूँ। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कोई भी SBI बैंक, HDFC बैंक, PNB बैंक, कोई भी बैंक की बात करें तो वो क्या है आपके लिए कमर्शियल बैंक है। यानी आम जनता का पैसा, आम जनता ने कहां पे पैसा जमा किया, डिपॉजिट किया। आम जनता ने अपना पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट किया है, और किस फॉर्म में डिपॉजिट किया है, डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जमा किया है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है दे कैन डिमांड देयर मनी एनी टाइम, कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। ये है आपका, ध्यान से देख लो, रिपीट कर रही हूं। देखो भाई, डीडी मतलब है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट बेसिकली ये है कि आम जनता ने जो अपना पैसा कमर्शियल बैंक के पास, यानी जो SBI, HDFC, PNB ये होते कमर्शियल बैंक, आम जनता ने अपना पैसा कमर्शियल बैंक के पास जमा किया है, डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जमा किया है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये है दैट दे कैन डिमांड देयर मनी एनी टाइम, कि भाई मुझे
वापस चाहिए, यानी वो अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। ये है, तो ध्यान से बोलना कि आम जनता ने अपना पैसा कमर्शियल बैंक के पास जमा किया है, डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जमा किया है, यानी दे कैन डिमांड देयर मनी एनी टाइम कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है मेरे बच्चे ओडी। क्या है ओडी? का मतलब होता है अदर डिपॉजिट्स। तो अदर डिपॉजिट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ध्यान से समझना। यहाँ पे जो ओडी है, ओडी का मतलब है अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है फटाफट से एक बार देख लीजिए, ठीक है। लेट्स से अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, ये ले लो आरबीआई, मैं आपको अच्छे से समझा रही हूं, ये हो गया आपका आरबीआई। ये क्या है मेरे बच्चे? आरबीआई। ये क्या है? आरबीआई। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहला आ रहा है डिमांड डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि नबार्ड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहां पर हमने नबार्ड दिया है विद आरबीआई। यानी कहने का मतलब है कि जो नबार्ड है ना, नबार्ड है, नबार्ड ने अपना पैसा कहां जमा किया है? आरबीआई के पास जमा किया। किस फॉर्म में जमा किया? डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जमा किया। यानी नबार्ड जो है अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकता है, कभी भी डिमांड कर सकता है कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो डिमांड डिपॉजिट क्या होती है? डिमांड डिपॉजिट मतलब कि आप जो भी पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, यू कैन डिमांड योर मनी एनी टाइम, यू कैन विड्रॉ योर मनी एनी टाइम कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो ध्यान समझना कि नबार्ड ने कहां जमा किया पैसा? आरबीआई के पास। किस फॉर्म में जमा किया? डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जमा किया। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि नबार्ड अपना पैसा कभी भी डिमांड कर सकता है, कभी भी विड्रॉ कर सकता है कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। चलिए जी, पहला क्लियर है सभी को। नेक्स्ट चलिए, डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट। जैसे देखो हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या? आरबीआई। इंडिया का सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मतलब सारे बैंकों का बाप कौन है? आरबीआई है। वैसे फॉरेन का सेंट्रल बैंक, ठीक है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट होती है वैसे फॉरेन गवर्नमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो फॉरेन सेंट्रल बैंक है, फॉरेन सेंट्रल बैंक होगी, और दूसरी फॉरेन जो गवर्नमेंट है, जो फॉरेन गवर्नमेंट है, उन्होंने अपना पैसा कहां पे जमा किया? इन दोनों ने अपना पैसा कहां पे जमा किया? उन्होंने अपना पैसा आरबीआई के पास क्या किया? जमा किया। किस फॉर्म में जमा किया है? किस फॉर्म में? इन्होंने आरबीआई के पास जमा किया। किस फॉर्म में जमा किया? सेम डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जमा किया। यानी ये भी दोनों जो है अपना पैसा कभी भी डिमांड कर सकते हैं। यानी फॉरेन सेंट्रल बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट ने अपना पैसा जो डिपॉजिट किया आरबीआई के पास, एंड दे कैन ऑल्सो डिमांड देयर मनी एनी टाइम कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, क्योंकि उन्होंने डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में क्या किया? जमा किया। तीसरा क्या है? ध्यान से देखिए, तीसरा क्या है? आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, उन्होंने अपना पैसा कहां जमा किया? आरबीआई के पास। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने अपना पैसा कहां जमा किया है? आरबीआई के पास इन्होंने भी अपना पैसा जमा किया। किस फॉर्म में जमा किया है? डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जमा किया। किस फॉर्म में जमा किया? डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जमा किया। यानी दे कैन ऑल्सो डिमांड देयर मनी एनी टाइम, दे कैन ऑल्सो विड्रॉ देयर मनी एनी टाइम कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो यही हम बात करें, तो ध्यान से समझना, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, सब कुछ मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने बात करी M1 मेजरमेंट के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले सी का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी आम जनता के हाथ में कितना पैसा है। आम जनता यानी आम जनता के हाथों में कितना पैसा है, वो होती है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। नेक्स्ट है डीडी का मतलब है बेसिकली डिमांड डिपॉजिट। क्या? कौन सी डिमांड डिपॉजिट? यानी बेसिकली डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक। यानी कहने का मतलब है कि आम जनता ने अपना पैसा कमर्शियल बैंक के पास जमा किया है, डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जमा किया, यानी दे कैन डिमांड देयर मनी एनी टाइम कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। ओडी का मतलब है अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि बेसिकली अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो अदर डिपॉजिट में तीन चीजें इंक्लूड हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले नबार्ड ने, सबसे पहले राजे, सबसे पहले नबार्ड ने अपना पैसा कहां जमा किया? आरबीआई के पास जमा किया। किस फॉर्म में जमा किया? डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जमा किया कि नबार्ड अपना पैसा कभी भी डिमांड कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकता है। नेक्स्ट है जो भी फॉरेन सेंट्रल बैंक या जो भी फॉरेन गवर्नमेंट है, उन्होंने भी अपना पैसा आरबीआई के पास जमा किया, डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जमा किया, यानी वो भी अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकती है। नेक्स्ट है जो आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने भी अपना पैसा कहां डिपॉजिट किया? आरबीआई के पास जमा किया। किस फॉर्म में किया? डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जमा किया, यानी वो भी अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते, कभी भी डिमांड कर सकते। तो समझ आया सभी को ओडी के अंदर क्या क्या आता है? तो ओडी के अंदर ये तीन चीजें आएगी। अब बात करते हैं ओडी के अंदर क्या नहीं आता। ओडी डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता? तो देखिए ये सेम आरबीआई बना देती हूं, आरबीआई। तो ओडी के अंदर किन किन का पैसा जमा होने की हमने यहाँ पे बात, यहाँ पे ओडी के अंदर किन किन का हमने बात करी थी? नबार्ड की, फॉरेन सेंट्रल बैंक फॉरेन गवर्नमेंट की, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने, इन सब ने पैसा जमा किया आरबीआई के पास डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में, और सारे अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते, कभी भी डिमांड कर सकते। अब ओडी के अंदर क्या
इंक्लूड नहीं होगा। डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बता, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई, यानी हमारे देश की सरकार अगर अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर रही है ना, हमारे देश की सरकार अगर अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर रही है तो ओडी के अंदर, ये अदर डिपॉजिट के अंदर ये इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा डिपॉजिट ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम, कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम का मतलब है कमर्शियल बैंक, यानी अगर हमारे देश के जो कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी वगैरह, अगर ये अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर रहे हैं, है ना, तो ये भी अदर डिपॉजिट्स के अंदर नहीं आएगा। तो याद रखना अदर डिपॉजिट्स के अंदर क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए, और अदर डिपॉजिट्स के अंदर क्या नहीं आएगा कि गवर्नमेंट ने अगर अपना, हमारे देश की सरकार ने अगर आरबीआई के पास पैसा जमा किया, या हमारे देश के जो भी कमर्शियल बैंक है ना, वो उन्होंने अगर अपना पैसा आरबीआई के पास जमा किया, तो ये सारी चीजें अदर डिपॉजिट्स के अंदर नहीं आती है। हम लोगों ने बात करी, तो इसको अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एमसीक्यूज की फॉर्म में, तो मैंने बता ही दिया, और कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज मनी सप्लाई या व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी, एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। 1 नंबर की डेफिनेशन और 3 नंबर इसको एक्सप्लेन करने का पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। लास्ट टॉपिक फटाफट से देख लीजिए, हु सप्लाइज मनी, हमारे भारत में, हमारे देश में मनी की कौन सप्लाई करता है, हमारे देश में मनी की कौन सप्लाई करता है, तो हु सप्लाइज मनी में तो कौन कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, आरबीआई करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री मतलब आरबीआई करता है, और तीसरा है कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक यानी जो भी एचडीएफसी, पीएनबी, ये सारे बैंक। तो आपको पता है, देखो ये है आरबीआई, आरबीआई किसका बाप है, सारे के सारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक्स है, एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, इन सबका क्या है, बाप है। आरबीआई क्या है, सारे बैंकों का बाप है। और आरबीआई का बाप कौन है, गवर्नमेंट। आरबीआई का बाप कौन है, गवर्नमेंट, है ना, क्योंकि आरबीआई को सारे रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शंस किसकी फॉलो करनी पड़ती है, गवर्नमेंट की फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले गवर्नमेंट बताता है आरबीआई को कितने नोट छापने हैं, 100 करोड़ नोट छापने हैं, 500 करोड़ नोट छापने हैं, 5000 करोड़ नोट छापने हैं, 1000 करोड़ छापने, कितने नोट छापने हैं। तो सबसे पहले हमारे देश में कितनी मनी की सप्लाई होगी, सबसे बड़ा योगदान किसका है, गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट ही आरबीआई को इंस्ट्रक्शंस देता है और फिर आरबीआई उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए नोट को छापता है। और दूसरा फिर हमारे देश में मनी की सप्लाई ऑब्वियसली आरबीआई को तो है ना, नोट छापने की मशीन आरबीआई के पास है, तो आरबीआई भी जो है हमारे देश में मनी की सप्लाई में कंट्रीब्यूशन करता है। फिर आरबीआई जब नोट छापता है तो वो कहां देता है, नोट छाप के वो जितने भी बैंक्स हैं उनको प्रोवाइड करता है, जितने भी बैंक्स हैं उनको प्रोवाइड करता है, नोट छाप के उनको देता है। ये जो बैंक्स है वो क्या करते हैं, आम जनता को लोन की फॉर्म में पैसा देते हैं, आम जनता को लोन की फॉर्म में पैसा देते हैं। यानी हमारे देश में मनी की कितनी सप्लाई हो रही है वो इसके लिए जो है तीनों का जो है काफी ज्यादा योगदान है। सबसे पहले गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देता है तो आरबीआई नोट छापती है, आरबीआई नोट छाप के कमर्शियल बैंक्स को देती है, और ये बैंक जो है फिर आम जनता को लोन की फॉर्म में पैसा देते हैं, और इस तरीके से जो है हमारे देश में जो है मनी की क्या होती है, सप्लाई होती है ना। तो तीनों आएंगे, तो हु सप्लाइज मनी में गवर्नमेंट भी आता है, आरबीआई भी आता है और कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, तीनों क्यों आए। जनरली बच्चा खाली आरबीआई ले लेता है, बाकी इग्नोर कर देता है, तभी मैंने आपको अच्छे समझा दी कि हु सप्लाइज मनी में गवर्नमेंट भी आता है, आरबीआई भी आता है और कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं। अब बड़े ध्यान समझना, जो आरबीआई है, अच्छा एक चीज याद रखना, नोट छापने की मशीन किसके पास है, आरबीआई के पास, लेकिन 1 रुपए का नोट और जितने भी कॉइन्स है वो आरबीआई इशू नहीं करती, वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, याद रखना, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किए जाते हैं। याद रखना, जितने भी नोट्स हैं वो आरबीआई इशू करते हैं, लेकिन 1 रुपए का नोट और जितने भी चिल्लर है, जितने भी कॉइन्स है वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो है इशू करे जाते हैं। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब आरबीआई को ना एक मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है, आरबीआई हैज टू मेंटेन अ मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है, कितने का, उसको कम से कम 200 करोड़ मिनिमम, ऐसे ज्यादा भी रख सकती है वो, कम से कम उसको 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है, कुछ गोल्ड की फॉर्म में रखना पड़ता है और कुछ फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में उसको रखना पड़ता है, कुछ फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में जो उसको रिजर्व रखना पड़ता है ना। फॉरेन सिक्योरिटीज जैसे कि कोई बॉन्ड्स वगैरह हो गए, या फिर फॉरेन कंपनीज के कोई बॉन्ड्स वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह हो गए, या कोई फॉरेन करेंसी कोई एसेट होगी जैसे कि डॉलर, पाउंड्स, ये सारी चीजें है ना, डॉलर, पाउंड, यूरो, ये सारी चीजें है ना। तो भाई है, तो आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है, कुछ गोल्ड की फॉर्म में, कुछ फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में। फॉरेन सिक्योरिटीज में बॉन्ड, डिबेंचर्स भी आ जाते हैं और कुछ फॉरेन करेंसी भी आ जाती है कई बार, जैसे कि डॉलर, पाउंड, इन चीजों में उसको कम से कम उसको रिजर्व रखना पड़ता है आरबीआई को। तो देख लीजिए, तो आरबीआई को कम से कम कितने का
रिजर्व रखना पड़ता है 200 करोड़ का, और कुछ गोल्ड की फॉर्म में, कुछ फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में। गोल्ड की फॉर्म में उसको कितना रखना पड़ता है, कम से कम उसको जो है 115 करोड़ का जो है गोल्ड की फॉर्म में रिजर्व रखना पड़ता है, और फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में उसको कम से कम कितने का रिजर्व, कितने का रखना पड़ता है, जो भी बचा हुआ ऑलमोस्ट 85 करोड़ के आसपास जो है उसको फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में क्या रखना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है। तो बड़े ध्यान से देख लेना, आई रिपीट माई सेल्फ, क्या बोल रही हूं, आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है, कुछ गोल्ड की फॉर्म में, कुछ फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में। गोल्ड की फॉर्म में उसको कम से कम कितने का रिजर्व रखना पड़ता है, 115 करोड़ का जो है गोल्ड की फॉर्म में रखना पड़ता है, और बाकी जितना भी बचा है उसको वो फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में कम से कम जो है इतना रिजर्व रखना पड़ता है। तो वही बात करें, आरबीआई हैज टू मेंटेन मिनिमम रिजर्व, मिनिमम है, कम से कम इतना उसको रिजर्व रखना पड़ता है। कितना, 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है, कुछ गोल्ड की फॉर्म में, कुछ फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में। आउट ऑफ विच 115 करोड़ जो रिजर्व है उसको किस फॉर्म में रखना पड़ता है, गोल्ड की फॉर्म में रखना पड़ता है। वही बात करिए कि कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है, कुछ गोल्ड और कुछ फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में, और गोल्ड की फॉर्म में कम से कम कितना रखना पड़ता है, 115 करोड़। बाकी जो है जो भी फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में आरबीआई को क्या रखना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को बुक में जरूर मिलता है, एक हाई पावर्ड मनी, है ना। एक हाई पावर्ड मनी क्या है, ये वाला एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को मिलेगा, एक साथ मिलेंगे दो छोटे से टॉपिक, हाई पावर्ड मनी और एक आई गेस बैंक मनी है, पता नहीं क्रेडिट मनी है। एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को मिलेगा, ये हम अभी नहीं करेंगे। मैम अभी क्यों नहीं करवा रहे हो, चैप्टर तो ओवर हो गया। राजे ये टॉपिक अभी इसलिए नहीं होगा, इसके लिए आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को समझना जरूरी है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो बैंक्स वाला ना, बैंकिंग वाला, जहाँ पे हम मनी मल्टीप्लायर और ये सारी चीजें, हम अगला जो भी हम बैंकिंग वाला चैप्टर करेंगे, वो चैप्टर करने के बाद मैं आप लोगों को हाई पावर्ड मनी वाला टॉपिक करवाऊंगी। छोड़कर नहीं जाना तुम्हें एग्जाम में, वो टॉपिक अच्छे से करके जाना, इंपॉर्टेंट भी है वो टॉपिक, करना भी है वो टॉपिक आपको, बट अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तुम्हें करवाऊंगी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम रट्टे मारोगे, और रट्टा मैं तुम्हें नहीं बनवाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए हम अगला चैप्टर करेंगे, अगले चैप्टर के लिए अच्छे से समझेंगे, वो समझ आ जाएगा तो तुम लोगों को फिर वो टॉपिक समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो अभी के लिए चैप्टर को समाप्त कर रही हूं। अब कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रही हूं, हमेशा देती हूं, तो ये आपको घर पे बैठ के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप सभी बच्चे जो है स्क्रीनशॉट ले लो, और इन क्वेश्चंस की घर पे बैठ के जरूर 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 प्रैक्टिस करेगा। चलिए जी, सो बस फिर मेरे बच्चे यहीं पर हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस फिर मिलती हूँ आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू।